जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडीज़ का और अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार एक बार फिर आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CUT ब्लूम, और यहां पर आपकी तैयारी होती है बिल्कुल सक्सेसफुल। तो दोस्तों, हम लोगों ने जमींदार किसान राज्य चैप्टर को NCERT से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। हमने टू द पॉइंट बात किया है और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप लोग को अच्छी तरह से पूरा चैप्टर कवर करा दिया है मैंने। इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर के बाद जैसा कि मैं आप लोग को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एक तरह से मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैंने आपको जो भी फैक्ट्स पढ़ाए होते हैं उन फैक्ट्स को जो है मैं क्वेश्चंस के रूप में, MCQ क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर लाता हूँ और आप लोगों के सामने जो है एक मॉक टेस्ट के रूप में इसको प्रेजेंट करता हूं, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छी तरह से स्ट्रांग हो सके, आप लोग को सारे फैक्ट्स अच्छी तरह से रिवाइज हो सके। और इस वीडियो के अंदर मैं जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी जमींदार किसान राज्य से आप लोगों के CUT ने, चाहे 2023 हो, चाहे 2024 हो, चाहे 2022 हो, जितने भी सवाल इस चैप्टर से पूछे गए उन तमाम सवालों को मैं इस वीडियो के अंदर, इस मॉक टेस्ट की वीडियो के अंदर ऐड करता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके के सवाल के नेचर होते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो सके। आप लोग देख सके कि भाई सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, कोई टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं इसको ऐड करता हूं। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर कई बार सवाल को रिपीट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला सवाल है बुक वाला, तो ये 2023 के अंदर पूछा गया था और 2024 के अंदर नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है कि 2025 के अंदर दोबारा ये सवाल आप लोगों से पूछ दिया जाए, है ना दोस्तों। तो इसलिए जो है हम लोग को प्रीवियस ईयर सवाल पढ़ने चाहिए, बनाने चाहिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से एक एक सवाल को पढ़िए और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग CUT के पूछे गए सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला सवाल CUT ने पूछा था इस चैप्टर से, जो आपका पहला सवाल था वो क्या था दोस्तों, एक बुक के बारे में पूछा गया था। ये क्या था भाई, अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा एक बुक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अकबरनामा एक पुस्तक है। NCERT में मैंने आप लोग को बताया भी था। तो अकबरनामा पुस्तक से इन्होंने 2023 के अंदर सवाल पूछा था। बहुत ईजी सवाल था। इसके जो राइटर हैं वो है आपके अबुल फजल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अबुल फजल। अबुल फजल जो थे एक तरह से जो बादशाह अकबर थे उनके राज दरबार में एक तरह से राइटर थे दोस्तों, कवि थे। जितने भी लिखने की चीजें होती थी सब अबुल फजल करते थे। तो अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यही इंग्लिश में सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अब आप लोगों से देखिए 2023 के अंदर पूछा कि भाई अकबरनामा किसने लिखा। हो सकता है कि आप लोगों से जो है 2025 के अंदर ये सवाल पूछ दे कि भाई अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो भाई किसने किया था, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो आपका हेनरी बेवरिज। हेनरी बेवरिज जी ने जो क्या किया था कि अकबरनामा जो आपकी फारसी में जो उपलब्ध थी उसको इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में, अंग्रेजी में इन्होंने इसका अनुवाद किया था। तो इस तरीके से सवाल आप लोगों से जो है CUT पूछता है। कोई टफ सवाल नहीं पूछता है, बहुत इजी सवाल पूछता है, बस आप लोग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है इसी तरह के सवालों को जो है एक तरफ इन्होंने लिख दिया भाई पुस्तक और एक तरफ इनके लेखक, और बोल रहा है कि भैया जो है सही विकल्पों को आप लोग को चुनना है। तो इसी तरीके से जो है CUT एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक ही सवाल को बार बार नहीं पूछ सकता, तो वो लोग जो है नए तरीके ढूंढते हैं, सवालों को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछने का प्रयास करते हैं। जानकारी सेम होती है, बस दूसरे सवालों में उसको कन्वर्ट करके पूछते हैं आप लोगों से। तो देखिए, पहला आप लोगों का जो बुक दे रखा है वो है आपका अकबरनामा। तो हम लोग को पता है भाई अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा आपका लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था दोस्तों, अबुल फजल ने, है ना। और उसके बाद में आपका हुमायूं नामा। तो देखिए हम अकबरनामा से ही राइट आंसर को ले आएंगे, ठीक है। अकबरनामा से ही जो है हम लोग सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अकबरनामा किसने लिखा दोस्तों, अकबरनामा आपका लिखा अबुल फजल ने, ठीक है। तो आप इसको आप इसको जो है आप इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से।
ठीक है। अकबरनामा, अकबर जो है ए पे है, ठीक है, और अबुल फजल की जो बुक है उसको मानिए बी पे। तो ए का राइट आंसर क्या है? ए का राइट आंसर है आपका सेकंड। ए का राइट आंसर क्या है आपका? सेकंड। ए का सेकंड कहीं पर भी नहीं है। इसके यहाँ पर ए का फोर्थ इसको काट दीजिए, ए का फर्स्ट इसको काट दीजिए, ए का थर्ड इसको काट दीजिए। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग को एक किताब पता थी और एक किताब से हम लोगों ने जो है पूरा आंसर निकाल लिया, है ना दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप लोग को आंसर निकालना एग्जाम के अंदर। बाकी हम लोग अच्छी तरह से डिटेल में बात कर लेते हैं। अकबरनामा जो बुक थी किसने लिखा? अबुल फजल ने। हुमायूं नामा किसने लिखा दोस्तों? गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। उसके बाद में बादशाह नामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जी ने लिखा था ये बुक। और उसके बाद में आलमगीर नामा किसने लिखा था? मोहम्मद काजिम ने लिखा था। तो इस तरीके से आपको सारी बुक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारे सवाल बन सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप लोग को जो है इस तरीके से मिलान करने वाले सवाल में पूछा, हो सकता है कि आप लोगों से इंडिविजुअल पूछ ले कि भाई आलमगीर नामा पुस्तक किसने लिखी थी, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग को क्या काम करना है? आप लोग को नोटबुक खोलनी है और जो जो मैंने आप लोग को बताया उसको जो है एक एक सवाल के रूप में आपको लिखना है कि भाई अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूं नामा आपका जो है गुलबदन बेगम, बादशाह नामा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी, आलमगीर नामा आपका मोहम्मद काजिम। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को चीज़ों को तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था 2022 के अंदर? ये भी मैंने आप लोग को जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो अच्छी तरह से मैंने आप लोग को बताया था कि कहाँ से ये सवाल पूछा है उन्होंने, कहाँ से सवाल इन्होंने लाइन को उठा करके सवाल बनाया है। सवाल क्या है कि भाई मुगल शासन के दौरान भारत में अधिकांश किसानों ने कम से कम कितनी फसलें उगाई थी? तो मैंने आप लोग को आंसर बताया था कि भाई साल में किसान केवल 2 फसलें उगाते थे क्योंकि उस समय सिंचाई की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती थी, बारिश पे अत्यधिक वो लोग निर्भर होते थे, तो 2 फसलें उगाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 फसलें। इसी तरीके सवाल आप लोगों से पूछे गए थे इस चैप्टर में से, और ये सारे मैंने आप लोग को एनसीईआरटी में विद प्रूफ मैंने आप लोग को बताया है। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया था 2023 के अंदर कि भाई जमींदार का वह अधिकारी कौन होता था जिसे जमींदारी से कर वसूलने का काम सौंपा जाता था? जमींदार के बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक में अच्छी तरह से बात की। मैंने उसकी सारी जिम्मेदारियां, कौन थे, शक्ति किस प्रकार से होती थी, उनका काम क्या होता था, सारा मैंने आप लोग को जो है एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया है अच्छी तरह से। तो भाई कौन थे जो जमींदारी से जो है कर वसूलने का काम करते थे? आंसर क्या है दोस्तों? अमीन। कौन है दोस्तों? अमीन। ये मैंने आप लोग को एनसीईआरटी में पढ़ाया ही था अच्छी तरह से। तो इस तरीके के आप लोगों से जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई टफ सवाल नहीं है, बस आप लोग को जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, पेशेंस के साथ आप लोग को सवाल अटेम्प्ट करना है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तमाम आप लोग के सवाल जो थे पूछे गए थे। एक और सवाल आप लोग का सीयूटी 2023 के अंदर पूछा गया था कि वो क्या सवाल था कि भाई मुगल राजस्व प्रणाली में सराफ की प्रमुख भूमिका क्या थी? सराफ के बारे में पूछा गया था। तो मैंने आप लोग को बताया था सराफ का काम क्या होता था दोस्तों? मुद्रा परिवर्तक और सिक्कों की शुद्धता प्रमाणित करता था, यानी कि मुद्रा विनिमय करता था, है ना, करेंसी एक्सचेंज करता था दोस्तों, मनी चेंजर था। तो आप लोग को पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल जो है आप लोगों से सीयूटी पूछ रहा है। कोई टफ सवाल नहीं पूछ रहा है, बहुत ईजी सवाल पूछ रहा है। बस आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो अगला सवाल आप लोग देखिए ध्यान से। अगला सवाल आप लोगों से बोल रहा है कि भाई मुगल प्रशासन में ज़ब्त क्या था या जब्त क्या था? तो मैंने आप लोग को बताया था कि कई सारे शब्दों से संबंधित सवाल आप लोगों से पूछ दिया जाता है ना। तो जब्त क्या था दोस्तों? तो जब्त क्या था? जब्त था भूमि मापन प्रणाली। जमीन को मापने की व्यवस्था को क्या बोलते थे? जब्ती प्रणाली, है ना। तो याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोगों से, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई गांव की संरचना में मुकद्दम कौन होते थे, है ना। हु वर नोन एज मुकद्दम इन द विलेज हायरार्की, यानी कि गांव की जो पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा सिस्टम था, उसके अंदर जो मुकद्दम ये लोग कौन होते थे, है ना। ये भी मैंने आप लोग को एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया था। तो मुकद्दम कौन होते थे दोस्तों? मुकद्दम आपके होते थे, मुकद्दम आपके गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? मुकद्दम या मंडल बोलते थे। क्या बोलते थे? मुकद्दम या मंडल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पर जो है ये शब्द दे रखा है। जिस बच्चे ने अगर इस शब्द को पढ़ा होगा अच्छी तरह से ना, मुकद्दम या मंडल, तो उसने अपने आप ही जो है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को तो उसने एलिमिनेट ही कर दिया होगा, है ना। तो उसके पास बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से जो है इस तरह से जो है विकल्प को काटा जाता है दोस्तों। जिसको विकल्प को काटना आ गया तो जो है वो आसानी से सही आंसर तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मुकद्दम कौन होता था? गांव का मुखिया। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा है कि राजस्व अभिलेखों में जामा का अर्थ क्या होता है या जमा का अर्थ क्या होता है ना। जो राजस्व अभिलेख होते थे, यानी कि जो टैक्स की किताबें वगैरह होती थी, लेखा जोखा होता था, उसमें जमा का मतलब क्या होता है?
तो उसमें जो जमा का मतलब होता है वो होता है आपका आकलित राजस्व, कि कितना भाई राजस्व इकट्ठा हुआ है, उसका रेवेन्यू, एसेस्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो जमा का मतलब ये होता है। फिर अगला सवाल आप लोगों से देखिए, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने बात की थी बुक के अंदर, इसलिए मैंने उन तमाम फैक्ट्स के ऊपर मैंने एमसीक्यू बनाया है, ताकि आप लोग को फैक्ट्स भी अच्छी तरह से याद हो जाएं और आप लोग क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लें। एक चीज़ से कई सारे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई आईने अकबरी में राय कौन थे। यहाँ पर आप लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि आईने अकबरी किसने लिखी थी, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आईने अकबरी किताब के अंदर राय शब्द का कई बार जिक्र है, तो राय कौन होते थे दोस्तों। तो राय कौन होते थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य द्वारा परामर्शित विद्वान। एक तरह से क्या होते थे दोस्तों, पढ़े लिखे लोग होते थे जो राय देते थे, है ना, जो एडवाइस देते थे, तो उनको क्या बोलते थे, राय बोलते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस राजस्व प्रणाली में उपज का बंटवारा किया जाता था, है ना, विच रेवेन्यू सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन क्रॉप शेयरिंग। ठीक है, तो किसके अंदर किया जाता था, तो गल्ला बख्शी के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, गल्ला बख्शी के अंदर। गल्ला बख्शी के अंदर क्या किया जाता था कि भाई राजस्व प्रणाली में उपज का बंटवारा किया जाता था, यानी जितनी भी फसल उपजी है उसका क्या करते थे दोस्तों, डिवाइड होता था, शेयरिंग होता था उसका। तो ये कहाँ होता था, गल्ला बख्शी के अंदर, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोगों से कि भाई आईने अकबरी किस इतिहासकार ने संकलित की थी। अब यहाँ पर अच्छा सवाल पूछा गया है कि भाई किस इतिहासकार ने, किस हिस्टोरियन ने जो है कंपाइल की थी आईने अकबरी। तो हम लोग को सबको पता है कि भाई चाहे अकबरनामा हो, चाहे आईने अकबरी हो, ये सब किसने लिखा था, कंपाइल किया था, तो अबुल फजल। किसने किया था दोस्तों, अबुल फजल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगर मैं इन सवालों पे जोर दे रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग समझिए, संकेत के रूप में मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आप लोग के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। ठीक है, हाँ। अगला सवाल, जमींदार पे आप लोग को सवाल पूछ लिया गया है। तो मैंने आप लोग को जमींदार बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया एनसीईआरटी बुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो जमींदार किसके लिए पात्र होते थे दोस्तों, किसके लिए पात्र होते थे दोस्तों, तो जमींदार जो होते थे राजस्व संग्रह के लिए। इनका काम क्या होता था, टैक्स कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, है ना। टैक्स कलेक्ट करके जो है ये बादशाह को जमा कराते थे, और बदले में कुछ जो है ये लोग, इनको कुछ मिलता, कमीशन मिलता था। तो राजस्व, कलेक्टिंग रेवेन्यू जमींदारों का काम होता था। अगला सवाल देखिए आप लोग कि भाई मुगल राजस्व व्यवस्था में मध्यस्थ किसे कहा जाता था, है ना, किसे बोलते थे, इंटरमीडिएट, मीडियोकर, बिचौलिया, किसे बोला जाता था, तो भाई ये बोला जाता था जमींदारों को। किसको बोला जाता था, जमींदारों को। क्या बोला जाता था, बिचौलिया, क्योंकि बादशाह इनको काम देते थे टैक्स वसूलने का, जमींदारों को। जमींदार जो ये काम आमीन को देते थे, तो ये एक तरह से बिचौलिया हो जाते थे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम सवाल आप लोग को समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत है जो मुगल साम्राज्य के अंदर कृषि समाज की विस्तृत जानकारी देता है। जिस किताब को पढ़ने से हमें मुगल साम्राज्य में किसानों की स्थिति के बारे में, पूरे कृषि के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, वो ऐसी कौन सी बुक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई आईने अकबरी इकलौती ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद हमें पूरे मुगल साम्राज्य में राजस्व व्यवस्था के बारे में, कृषि के बारे में जानकारी मिलती है ना। और आईने अकबरी का कंपाइलेशन किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल जो है उन्होंने कंपाइलेशन किया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगला देखिए, बुक से सवाल पूछ दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अकबरनामा के लेखक कौन है, किसने लिखा दोस्तों अकबरनामा। तो चाहे आईने अकबरी हो, चाहे अकबरनामा हो, किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि भाई अकबरनामा का कौन सा भाग मुगल प्रशासन और राजस्व व्यवस्था का विवरण देता है। ऐसा कौन सा भाग है जो मुगल प्रशासन और राजस्व व्यवस्था का विवरण देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा भाग आईने अकबरी है। ये हमको जो है अच्छी खासी जानकारी देता है, किसके बारे में, मुगल प्रशासन के बारे में और राजस्व व्यवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। देखिए, हो सकता है कि आज मैं जो है 2 वीडियो डालूँ। एक वीडियो तो ये चैप्टर जो मैंने आप लोग को एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया है वो, और एक जो है मॉक टेस्ट की वीडियो जो मैं आप लोग को अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेबस जल्दी से कवर कर दूँ, फिर उसके बाद में हम लोग जो है सीयूटी के सारे पेपर सॉल्व करेंगे 2022, 2023, 2024 के, और ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना दोस्तों। अगला सवाल देखिए आप लोग ध्यान से, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। भाई बाबरनामा जो बुक थी जिसको बाबर ने लिखा था, उन्होंने जो है इसको कौन सी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर लिखा था।
तो भैया उन्होंने लिखा था चगताई तुर्की के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर? तुर्की भाषा के अंदर लिखा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल, बाबरनामा जो बुक थी किस विषय के ऊपर लिखी गई है भैया? किस विषय के ऊपर डिटेल जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके ऊपर लिखा गया भाई? बाबर के अभियान और निजी जीवन। भाई बाबर ने कहाँ कहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, उसका जीवन, प्राइवेट जीवन किस तरह से था, तमाम चीजें उसने अपनी बुक के अंदर लिखी, यानी अपने बारे में लिखी। एक तरह से ये आत्मकथा है दोस्तों। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्या है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी। एक होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। जब इंसान अपने बारे में खुद किताब लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब कोई दूसरा किसी इंसान के बारे में बुक लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई हुमायूं नामा, ये भी बुक है, ऊपर हम लोगों ने बात किया था। हुमायूं नामा किसने लिखा है दोस्तों? इस बुक को किसने लिखा? कौन राइटर है? तो भाई गुलबदन बेगम। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये आप लोग के एग्जाम के अंदर पूछा जाने की संभावना है। हुमायूं नामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस मुगल सम्राट की जीवनी एक महिला पारिवारिक सदस्य द्वारा लिखी गई है? यानी कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसकी जीवनी जो एक महिला ने लिखी है? तो भाई कौन थे वो? हुमायूं थे। हुमायूं की बुक का नाम क्या था? हुमायूं नामा। ऊपर हम लोगों ने बात किया ना, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था, और एक महिला थी ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। हुमायूं की पुस्तक थी हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका नाम है स्यूटी ब्लूम, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सम्राट अकबर द्वारा अकबरनामा लगभग किस वर्ष में लिखवाई गई थी? क्योंकि अकबरनामा उसने स्वयं नहीं लिखी थी, उसने अबुल फजल से लिखवाई थी। तो कौन से साल उसने लिखवाई थी दोस्तों? तो ये लिखवाई थी उसने 1589 के अंदर। कब लिखवाई थी? 1589 के अंदर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबरनामा में किस प्रकार की लेखन शैली अपनाई गई है? ठीक है ना, किस प्रकार की लेखन शैली है दोस्तों? तो ये आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसके अंदर जो है बाबर ने अपने जीवन के बारे में लिखा, व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो जब इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या पूछ रहा है आप लोगों से, कौन सा मुगल ग्रंथ 16वीं शताब्दी की शाही महिलाओं के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ना, कि भाई जो महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सा, जो मुगल महिलाएं होती थी ना, मुगल महिलाएं, उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देता है। कौन सी बुक है? तो उस बुक का नाम है दोस्तों आपका हुमायूं नामा, क्योंकि ये स्वयं जो है गुलबदन बेगम लिखती हैं। ठीक है, तो गुलबदन बेगम ने जब लिखा तो थोड़ा बहुत महिलाओं के बारे में भी जिक्र कर दिया कि भाई मुगल साम्राज्य की या मुगल जो खानदान होता है उसमें महिलाओं का जीवन किस तरह के साथ उन्होंने इसके अंदर वर्णन किया है। तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कि भाई बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर के संरक्षण में किसने किया था? भाई किसने फारसी में इसका ट्रांसलेशन किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, एक तरह से ये जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों, अबुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, ठीक है ना, बीरबल, टोडरमल, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सब 9 रत्न में से एक थे अकबर के। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछ रहा है कि भाई भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? किसने जो है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, किसने जो है भारत के अंदर मुगलों की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो ये आपकी की थी दोस्तों बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा दोस्तों, और इस युद्ध में जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है और स्वयं जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। तो याद रखिएगा आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा और मेरी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कि भाई बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? तो मैंने भी आप लोगों को बताया ही था कि भाई 1526 के अंदर। कब हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई? 1526 के अंदर। ठीक है, 1526 के अंदर पहली लड़ाई होती है। अगला सवाल देखिए आप लोग ध्यान से, भाई किस मुगल सम्राट ने 1530 से लेकर के 1540 और फिर 1555 से लेकर के 1556 तक शासन किया था? कौन सा ऐसा शासक था दोस्तों? तो ऐसा शासक का इनका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने जो है शासन किया था दोस्तों। बाबर की मृत्यु के बाद जो है हुमायूं जो है मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुमायूं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई अकबर ने भारत पर शासन कब किया था? तो भाई अकबर ने जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई
पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जो है जीत करके भारत पर उसने जो है अपना शासन स्थापित किया था। तो कब से कब तक दोस्तों? 1556 से लेकर के 1605, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए आप लोग। 1556 से लेकर के 1605 इस दौरान जो है अकबर ने भारत पर क्या किया था दोस्तों? रूल किया था। ठीक है, हाँ ये सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम के अंदर। आगे देखिए अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बाद किस मुगल सम्राट ने शासन किया था? भाई अकबर की मृत्यु के बाद जो है कौन जो है राजगद्दी पर बैठता है? तो अकबर की मृत्यु के बाद जो है, अकबर की मृत्यु के बाद दोस्तों, अकबर की जो है मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद मुगल सम्राट ने शासन किया दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने जो है अकबर के बाद शासन किया था? तो ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह कई बार क्या होता है ना कि एक तरफ जो है शासक दे दिया जाएगा और एक तरफ उनका टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। मैंने ऊपर आप लोग को इस तरह का सवाल भी दिखाया था, इस तरह का सवाल भी मैंने आप लोग को जो है ऊपर दिखाया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए किसने जो है इसके बाद शासन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जहांगीर। किसने शासन किया था दोस्तों? जहांगीर ने शासन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। अकबर के बाद जो है उसका बेटा जहांगीर, ठीक है, जिसको सलीम बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? सलीम। आप लोगों ने मुगल आजम फिल्म देखी है ना, तो वही फिल्म आप लोग को पता होनी चाहिए। किस सलीम को क्या बोलते थे? जहांगीर। तो अकबर की मृत्यु के बाद जो है जहांगीर जो है मुगल बादशाह बनता है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 1605 से लेकर के 1627 तक किस मुगल सम्राट ने शासन किया था? तो किस मुगल सम्राट ने शासन किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने। ठीक है ना, अकबर की मृत्यु के बाद जो है जहांगीर जो है शासन करता है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य पर किन वर्षों में शासन किया था? अब शाहजहां का टाइम पीरियड बताना आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए 1628 से लेकर के 1658। जहांगीर के मरने के बाद जो है शाहजहां राजगद्दी पर बैठता है। आप लोग को पूरा एक तरह से लीनिएज पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले बाबर आया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं आया दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु के बाद आपका अकबर आया। ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद कौन आया दोस्तों? अकबर की मृत्यु के बाद आपका जहांगीर आया। और जहांगीर की मृत्यु के बाद आपका कौन आया? शाहजहां आया। ठीक है, हाँ। और शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब जो आखिरी सबसे मजबूत बादशाह था वो बना था। अगला सवाल देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, है ना। मुमताज की याद में किसने जो है ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां की बेगम थी मुमताज, जिसकी याद में उसने जो है ताजमहल बनवाया था। तो याद रखिएगा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन कब किया? इनका टाइम पीरियड बताइए, इनका टेन्योर बताइए दोस्तों, कब से लेकर के कब तक जो है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1658 से लेकर के 1707। और मैंने आप लोगों को बताया कि भाई औरंगजेब जो था आखिरी मजबूत मुगल बादशाह था। इसके बाद जितने भी बादशाह बने ना सब थोड़े कमजोर बने दोस्तों, है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, जो आखिरी सवाल है इस पीडीएफ का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि किस मुगल सम्राट की मृत्यु 1707 में मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, आखिरी सबसे मजबूत बादशाह कौन था? औरंगजेब था दोस्तों। कौन था दोस्तों? औरंगजेब, है ना। इसके मराठाओं के साथ कई बार जो है युद्ध हुए हैं दोस्तों, है ना। इसके मराठाओं के साथ कई बार युद्ध हुए हैं दोस्तों। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई मजबूत बादशाह बनता नहीं है मुगल साम्राज्य का। तो ये दोस्तों आप लोग का आखिरी सवाल था। तो ये तमाम सवाल है जो आप लोग के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। खास करके आप लोग जो है बुक वाले सवाल पे बहुत ज़्यादा फोकस दीजिए और जो है शासनकाल वाले सवाल पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, है ना। हुमायूंनामा किसने लिखी है आपको पता होना चाहिए। बाबरनामा किसने लिखा है आपको पता होना चाहिए। ये तमाम सवाल जो है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको इस पीडीएफ के अंदर शामिल किया है। एक एक सवाल आप लोग के जो है 5-5, 6-6 टॉपिक को कवर करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिए एंड तक और अच्छी तरह से इसको पढ़िए। आप लोग का जो है चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता ही दिया कि किस तरीके के सवाल जो है सीयूटी पिछले साल से पूछता आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ कि तब तक आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। ध्यान रखिए।